हेलो स्टूडेंट्स। लॉज ऑफ मोशन की जो हमने सीरीज शुरू की है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ी थी, जिसमें विद और विदाउट फ्रिक्शन दोनों केस हमने डील किए थे। अब उसकी कॉन्टिन्यूटी में सेकंड पार्ट में, अब इस वीडियो में हम इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन रफ और स्मूथ दोनों केस लेंगे, और इसमें भी सिंगल ब्लॉक सिस्टम हम लेंगे। तो धीरे धीरे इस सीरीज में हम बेसिक टू एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं सिंगल ब्लॉक सिस्टम ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सिंगल ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो हम इस वीडियो लेक्चर में इंक्लाइंड प्लेन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें एक ब्लॉक है जिसको इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा गया है, और इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। फ्रिक्शन फोर्स, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे, और ब्लॉक की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आप देख रहे हो प्रॉब्लम वन, तो प्रॉब्लम वन में क्या है, ब्लॉक का मास गिवन है, एंगल गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा गिवन है आपको 37 डिग्री, मास है 2 kg। तो यहाँ पे ब्लॉक को रिलीज किया गया, मतलब यहाँ पे इस ब्लॉक को रख के छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे सरफेस स्मूथ है, तो जैसे हम इसको यहाँ पे रिलीज करेंगे तो ये डाउन द प्लेन, यहाँ पे नीचे की तरफ ये एक्सेलरेट करेगा। तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एक्सेलरेशन की, डाउन द प्लेन। तो एक्सेलरेशन ऐसे नीचे को आएगी, तो इसमें एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करनी है। ब्लॉक और जो प्लेन है इसके बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट करना है, जिसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन, इस केस में तो फ्रिक्शन नहीं है, तो पहला तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया, फ्रिक्शन फोर्स 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो तीनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रिक्शन 0 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे जो ये वेट लग रहा है mg, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इसके हम क्या कर देंगे, कंपोनेंट कर देंगे। एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन और दूसरा हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन। अगर ये एंगल थीटा है इंक्लाइंड प्लेन का, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा mg cos थीटा। तो पहला काम ये होता है कि हम वेट के कंपोनेंट कर दें mg sin थीटा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक होगा अलोंग द प्लेन। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इसको रिजोल्व कर देंगे। तो हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढ लिया mg cos थीटा, और दूसरा है अलोंग द प्लेन mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा की वजह से ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। मान लेते हैं इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी a। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे जो ये दोनों की जो कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगती है, यानी कि कांटेक्ट फोर्स लगती है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो mg cos थीटा इसने फोर्स लगाई प्लेन पे, तो प्लेन भी वापस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो ये है वो नॉर्मल, एक्शन n होगा तो रिएक्शन भी n होगा। तो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये है FBD, FBD जरूर बनाएंगे। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि इस ब्लॉक पे लगने वाली सारी फोर्सेस, तो फोर्स लग रही थी mg, तो mg के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा डाउन द प्लेन, mg sin थीटा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर दिए, तो फिर इसको हटा देते हैं, इस फोर्स को हम हटा देते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट आ गए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसके बाद यहाँ पे ये जो रिएक्शन था, नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक ने
फोर्स नीचे को लगाई इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो इंक्लाइंड प्लेन ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया एन। ठीक है, तो ये है नॉर्मल रिएक्शन। एक वेट हो गया, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन हो गया, फ्रिक्शन इस केस में है ही नहीं। तो ये है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि ये स्मूथ प्लेन है। इस एम जी साइन थीटा की तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या आ गई, नेट फोर्स क्या आ गई, एम जी साइन थीटा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स होती है एम ए, तो जी एम जी साइन थीटा के बराबर होगी। ये कैंसल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई जी साइन थीटा। तो जी की वैल्यू हमें 10 लेनी है, वैसे 9.8 होती है, लेकिन यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए पहले से लिख देते हैं कि टेक जी, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी की वैल्यू लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 37। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये आ गया अपने पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन with which the block slides down the plane and acceleration is 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तीनों पार्ट्स हमने कवर कर दिए, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। अब प्रॉब्लम को थोड़ा बढ़ाते हैं आगे। अब इसमें क्या करते हैं, इस स्मूथ सरफेस की जगह रफ सरफेस लिख देंगे। मास 2 kg, अभी भी 2 kg है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी सेम रखा, सिर्फ हमने यहाँ पे सरफेस को रफ कर दिया। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम को डेवलप किया गया है, ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएं। अब यहाँ पे भी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी, तो इसके कंपोनेंट कर देंगे एम जी कॉस थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये एम जी साइन थीटा। तो ब्लॉक की अगर एफ बी डी बनाए, तो ब्लॉक की अगर एफ बी डी बनाए, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो लिख देते हैं ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। और इस डायरेक्शन में क्या था, एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या है, एम जी साइन थीटा। हाँ जी, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, ये है फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन अभी एक फोर्स मिसिंग है। ये डायग्राम तो हमने पहले भी बनाई थी, इस केस में भी सेम थी, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये रफ सरफेस गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है आपको 0.2। तो 0.2 इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब फ्रिक्शन, अब ये देखो, ये जो ब्लॉक है ये नीचे को स्लाइड करेगा। जैसे ये नीचे को स्लाइड करेगा, तो जो फ्रिक्शन है वो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में आएगी फ्रिक्शन। तो ब्लॉक के ऊपर हमें एक फ्रिक्शन फोर्स भी शो करनी होगी, तो ये है वो फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, जो इसको, जो एक्सेलरेशन है उसके अगेंस्ट, यानी कि जो स्लाइड करने की डायरेक्शन है, इस फोर्स की वजह से स्लाइड कर रहा है, उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आएगी। तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन को अपोज करना होता है, तो जो आपकी अप्लाइड फोर्स है उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन लगता है। तो एम जी साइन थीटा के अगेंस्ट फ्रिक्शन लगेगा। अब एफ बी डी कंप्लीट हो गई। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि एफ नेट एम ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे नेट फोर्स क्या है वो लिखते हैं। तो नेट फोर्स है अपने अपने पास एम जी साइन थीटा माइनस एफ,
तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले हमें सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। जैसे फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है, तो फ्रिक्शन जो है उसका फॉर्मूला होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, जैसे कि इस केस में भी हमने देखा कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स जीरो है, मतलब कोई मोशन नहीं है। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, फोर्सेस तो है सॉरी, तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी, मतलब ये नॉर्मल इक्वल हो जाएगा एम जी कॉस थीटा का। इसलिए जो नॉर्मल है वो एम जी कॉस थीटा होता है। ये जो वर्टिकल हम डायरेक्शन देख रहे हैं, इसमें जो फोर्सेस हैं वो जीरो है, नेट फोर्स, इसका मतलब एन किसको बैलेंस करेगा, एम जी कॉस थीटा को। एम की वैल्यू 2 थी और जी 10 है, और कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, ये 2 पे कटा 16 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन इज 16 न्यूटन, ठीक है। वो इस केस में भी उतना ही रहेगा, जो नॉर्मल है वो क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। तो अभी हमने कैलकुलेट किया ही है, जी की वैल्यू 10 है, और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। थीटा हमें 37 गिवन है, 4/5 का मतलब है ये 16 न्यूटन, 16 न्यूटन आ गया ये। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन क्यों जरूरी है निकालना, क्योंकि फ्रिक्शन इसी से निकलेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन। म्यू आपको गिवन है इस केस में 0.2, तो 0.2 वैल्यू डाल दो, 0.2, और नॉर्मल है 16, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3.2, 3.2 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, 32, और ये पॉइंट लगा दिया तो 3.2 हो गया ये फ्रिक्शन लगेगा। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। तो ये हो गया, नेट फोर्स होती है एम जी साइन थीटा माइनस, या तो इसकी वैल्यू डाल दो, या ये फॉर्मूला लिख देते हैं म्यू एन, ठीक है। अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी बन जाएगा, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं म्यू एन, फिर एन की वैल्यू डाल सकते हैं, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम सीधा लगा सकते हैं कभी चाहे तो, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस, अब म्यू तो ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आया, एम जी कॉस थीटा के। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आया, एम जी कॉस थीटा के। तो पुट कर दो एम जी कॉस थीटा। तो आप यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये m कट गया, m कॉमन लेके हटा दो, और जो बचेगा वो लिख देते हैं। तो ये सीधा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, g कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बट हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम मेमोराइज नहीं कर सकते और ना ही फिजिक्स में करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले आया था जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन जब स्मूथ सरफेस था, तो कितनी एक्सेलरेशन आई, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, उसकी वैल्यू 6 हो गई थी। यहाँ पे जी साइन थीटा के साथ ये फैक्टर माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे अगर जी की वैल्यू 10 लिख दें, साइन थीटा साइन 37 माइनस म्यू की वैल्यू है 0.2, और कॉस थीटा कॉस 37। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करें, तो ये हो गया 3/5, और ये हो गया 0.2, cos 37 होता है 4/5। ये
10 को अंदर भेज दो तो ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2, और 8/5, और ये आ गई अपने पास वैल्यू 6 - 8/5। तो ये जाएगा 1 पे, फिर ये 6 पे, 1.6, तो ये आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 4 10, 4 5 और 6, तो ये आ गई अपने पास एक्सेलरेशन 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरूरी नहीं है इस तरीके से हमें जनरल फॉर्मूला बनाना है, हम सीधी कैलकुलेशन कर सकते थे, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली और mg sin थीटा की वैल्यू भी हम निकाल लेते। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, सेकंड मतलब अप्रोच ये हो सकती थी, सीधी कैलकुलेशन करो बस, mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मास 2 है, g 10 है, और यहाँ पे cos 30 और sin 37, और फ्रिक्शन फोर्स निकाल ली 3.2, और ये आ जाता 20, और sin 37 होता है 3/5। तो ये आ जाती है अपने पास नेट फोर्स, ये 12 - 3.2, और अगर इनको माइनस करें तो ये आ जाता 8.8 न्यूटन। इतनी है नेट फोर्स। और एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। नेट फोर्स 8.8 और मास 2, तो एक्सेलरेशन आ जाती 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई फॉर्मूला रटना है, हमें खाली वैल्यूज डालनी है और काम हो जाएगा। तो इस अप्रोच से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में हमने देखा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो प्रॉब्लम 2 में हमने फ्रिक्शन निकाल दी, नॉर्मल रिएक्शन निकाल दिया 16, नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन आया 3.2 और एक्सेलरेशन आया 4.4। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। तो थर्ड प्रॉब्लम में क्या है? ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड अप अलोंग द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन। तो ये इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है और हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है वो स्मूथ है। तो इस केस में जो मास है वो है 5 kg, एंगल 37 ही है, तो मास चेंज हो गया। और एक ये फोर्स आ रही है 10 न्यूटन जो इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो mg है इसको रिजॉल्व कर दो। mg क्या होता है? वर्टिकल डाउनवर्ड। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, अगर इसको थीटा मान लिया जाए, और ये जो फोर्स है ये आ जाएगा mg sin थीटा। तो वेट के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, इसका मतलब ये mg sin थीटा है और ये है mg cos थीटा। इसके अलावा एक फोर्स ये वाली शो कर देते हैं जो ऊपर की तरफ आ रही है, एडिशनल फोर्स। तो यहाँ पे 10 न्यूटन की एक फोर्स ये लग रही है। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये स्मूथ प्लेन है। मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 kg। तो यहाँ पे इसका मतलब सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ब्लॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, मतलब ये mg sin थीटा की वैल्यू ज़्यादा है या ये 10 न्यूटन की वैल्यू ज़्यादा है। तो हमें चेक कर लेना चाहिए mg sin थीटा क्या है। तो अगर हम mg sin थीटा की वैल्यू चेक करें तो मास है 5 और g तो 10 ही ले रहे हैं हम लोग, और sin 37, sin 37 की वैल्यू है 3/5, तो ये आ गया 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन इसकी वैल्यू आ गई है 30 न्यूटन। इसका मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स है ये वाली, ये 30 न्यूटन है,
और इधर कितनी है 10 न्यूटन, इसका मतलब ये डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि 30 न्यूटन इज ग्रेटर देन 10, तो एक्सेलरेशन नीचे को होगी। तो पहला स्टेप यही होता है, इंक्लाइंड प्लेन की जो प्रॉब्लम है उसमें पहला स्टेप यही लिया जाएगा कि mg sin थीटा की वैल्यू कंफर्म करो, ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो ऊपर को जाएगा, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है तो ये नीचे को आएगा। अब इतना पता चल गया कि ब्लॉक ये नीचे को आएगा, तो अब हमें नॉर्मल रिएक्शन निकाल देनी चाहिए क्योंकि एक पार्ट ये भी है इसमें। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, नॉर्मल रिएक्शन उसकी बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कितना आ जाएगा, वो तो सिंपली mg cos थीटा के बराबर होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है, मास है 5, g है 10 और cos 37। cos 37 की वैल्यू जो है ये होती है 4/5। तो अपने पास ये आ गया कैलकुलेशन के बाद, ये कट के 10 40 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन इज 40 न्यूटन, दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, पहला काम था नॉर्मल रिएक्शन निकालना, फ्रिक्शन फोर्स तो जीरो है क्योंकि वो है ही नहीं, दूसरा स्टेप ये था। तीसरा है एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन के लिए तो हमें नेट फोर्स देखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ नेट। हाँ जी, नेट फोर्स क्या है, 30 डाउनवर्ड और 10 अपवर्ड। ये 30 और ये 10, इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल फोर्स है डाउनवर्ड वो 20 है, 20 न्यूटन। और एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है एफ नेट बाय मास ऑफ द ब्लॉक। तो मास कितना है 5, इसका मतलब एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने एक्सेलरेशन भी निकाल ली। तो तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमने सॉल्व किए, कैलकुलेट किए, नॉर्मल, फ्रिक्शन एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो हमें बस ये अश्योर करना था कि ब्लॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 न्यूटन की भी एक फोर्स लग रही है। इसमें प्लेन स्मूथ है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें ये फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन था। नाउ द ब्लॉक इज पुल्ड अप अलोंग रफ इंक्लाइन। तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.2। ब्लॉक का मास सेम है और ये थीटा सेम है। इसका मतलब ये जो हम देख रहे हैं, ये जो अपना वेट होता है, ठीक है, गिवन प्रॉब्लम तो ये है। उसके बाद हम ये जो वेट है mg, इसको क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे mg को। तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमेशा की तरह, एक इधर और एक इधर। तो कंपोनेंट जो है लिख देते हैं, ये हमेशा क्या रहता है mg cos थीटा, और क्योंकि ये एंगल थीटा है, और ये mg sin थीटा। तो रिजोल्व करना सबको आता है, मान के चल रहा हूँ। जिस एंगल के साथ थीटा अटैच है उसको cos मिलेगा और दूसरे वाले को sin मिलेगा। तो ये आ गया अपने पास। अब हमने ये वैल्यू तो निकाल ही चुके थे, इसकी वैल्यू 30 आई थी, तो ये 30 न्यूटन है ही। तो mg sin थीटा की वैल्यू 30 न्यूटन तो है ही। अब ये 10 न्यूटन है, इसका मतलब इस ब्लॉक के नीचे आने की टेंडेंसी है। अगर ये इस ब्लॉक के नीचे आने की टेंडेंसी है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ये ब्लॉक नीचे को स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन ऑपोजिट लगेगा। mg sin थीटा इज ग्रेटर देन f, इसका मतलब जो ब्लॉक है स्लाइड्स डाउन। तो इतना पता चल गया कि इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर को लगेगी। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की फोर्स हम दिखाएंगे वो ऊपर को आएगी। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और नॉर्मल हमेशा की तरह परपेंडिकुलर होती है। तो ये क्या है, हमारी नॉर्मल फोर्स है।
और ये दो कंपोनेंट हैं, इस mg के दो कंपोनेंट कर दिए, तो इसको हटा देते हैं, mg नहीं लगाएंगे हम। तो mg के दो कंपोनेंट हो गए, वन इज mg sin थीटा डाउन द प्लेन, अदर इज mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और एक फोर्स हमें और शो करनी है, कितनी फोर्सेस है यहाँ पे। तो फ्रिक्शन फोर्स हमने लगा दी, नॉर्मल रिएक्शन mg के कंपोनेंट हो गए, और एक फोर्स ये लगा रखी है जो इधर को, दैट इज गिवन फोर्स F। तो एक फोर्स F लग गई है 10 न्यूटन। तो यहाँ पे mg साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, वो है 30। एक नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हो जाएगा mg cos थीटा। ये भी हमने लास्ट प्रॉब्लम में निकाला था, उतनी ही वैल्यू आने वाली है। 5g10 है और cos 37, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू है, ये कट गया, 40 न्यूटन इज नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। और फोर्स ऑफ, ये क्यों जरूरी है नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एन। म्यू की वैल्यू हमें देखनी होगी, म्यू की वैल्यू है 0.2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0.2, और नॉर्मल है 40। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये है 8 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज 8 न्यूटन। तो ये हो गई 8 न्यूटन। 10 न्यूटन 8 न्यूटन 30, ये वैल्यू है 30 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन का तो कोई, इस डायरेक्शन में तो, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई भी मोशन ही नहीं है, इसमें तो खाली हमने इक्वेट करना था और वो कर दिया। ये जो mg cos थीटा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स, नेट फोर्स ही नहीं है, तो बैलेंस हो रही है। लेकिन ये जो डाउन द प्लेन जो डायरेक्शन है, ये वाली, तो इसमें तो भाई एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसमें नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स क्या होगी, 30 जो नीचे लेके आ रही है फोर्स, और अपने पास 8 है ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स, और 10 हमने एक्स्ट्रा लगा रखी है। और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में ही आएगी जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। एम ए मास है 5, और ये आ गया 12, और एक्सेलरेशन आ गई 12/5। 12/5 की जो वैल्यू है वो होती है, पहले 2 पे जाएगा फिर 4 पे, तो 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी हमने निकाल ली, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो पहले एक्सेलरेशन कितनी आई थी, 4। अब उससे कम आई है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एडिशनल फोर्स आ गई थी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम हो गई। तो ये एक्सेलरेशन है, ये कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन है, और ये है नॉर्मल। तो हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर दी। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो mg साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो वो थी 30, और ये ऊपर को अप्लाई की है 10। इसका मतलब ब्लॉक नीचे को आने की कोशिश करेगा, जैसे ये नीचे आने लगेगा तो फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगी। तो ये इन्हीं की वैल्यू से फ्रिक्शन का पता चलता है। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होती तो ये ब्लॉक ऊपर को जाता, तो फ्रिक्शन नीचे को आती। तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेन चीज़ यही है। अब ये देखो प्रॉब्लम नंबर 5, इसमें भी ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा है, मास भी 5 kg है, फ्रिक्शन भी है इसमें पुराने, सेम फ्रिक्शन पिछली प्रॉब्लम में जो थी 0.2, और एंगल भी सेम है। लेकिन यहाँ पे अप्लाइड फोर्स का डिफरेंस है, ये जो अप्लाइड फोर्स है यहाँ पे 40 हो गई, और यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स थी वो 10 थी। अब क्या होगा, बाकी प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है,
ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इतना आपको गिवन होता है इसमें। अब हमें क्या करना होगा, वेट के कंपोनेंट, ये पहले वेट मार्क करेंगे mg, अब इस mg के क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो वही पुराने ये mg और एक कंपोनेंट इधर mg साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर mg cos थीटा। ठीक है, mg साइन थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, इसकी वैल्यू थी 30 न्यूटन। अब आप फोर्स लगा रहे हो 40 की। नाउ द ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड। जैसे ही आप इसमें देखोगे 40 की फोर्स है तो एक्सेलरेशन ऊपर को आएगी, अप द प्लेन, अलोंग द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ हमारी जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो नीचे को आएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस ब्लॉक की क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये इस ब्लॉक की क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ये ब्लॉक आ गया यहाँ पे, इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर देते हैं। तो नंबर 1 फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन, नंबर 1 फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। ये तो दो, इस डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। दूसरा है डाउन द प्लेन mg साइन थीटा, और ऊपर को एक फोर्स लगा रखी है वो है 40 न्यूटन। और एक फोर्स अब हमें देखनी होगी, ये फोर्सेस थी। अब फ्रिक्शन का जो खेल है, जब ब्लॉक हमारा ऊपर को मूव करेगा विद एक्सेलरेशन a, तो जैसे ये ऊपर को मूव करेगा इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन पीछे को आएगा। तो मेन खेल क्या है, फ्रिक्शन का है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो डायरेक्शन है वही हो जाएगी बैकवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नॉर्मल में तो कोई चेंज नहीं है, mg cos थीटा है। ठीक है, m 5 था, g 10 है, और cos यहाँ पे हमने 37 की वैल्यू लिखी थी, cos 37। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5। 4/5 का सीधा मतलब है 40 न्यूटन। तो नॉर्मल में कोई चेंज नहीं है, पहले भी 40 न्यूटन ही आया था। उसके बाद है फ्रिक्शन फोर्स, इसकी मैग्नीट्यूड में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0.2 है, और 40 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 न्यूटन हो जाएगी, 8 न्यूटन। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी सिमिलर है जो पिछली प्रॉब्लम में थी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन 40 था और फ्रिक्शन 8 न्यूटन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब नेट फोर्स में चेंज है। तो जब हम नेट फोर्स लिखेंगे एफ नेट, तो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी, अब ये ब्लॉक ऊपर को जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो अब हमें क्या लिखना होगा, 40 माइनस ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और माइनस ये जो आपका mg साइन थीटा है। ठीक है, तो 40 और ये 8 है और ये 30 है। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास आ गया 2 न्यूटन, और ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 5, एक्सेलरेशन इज 2/5। 2/5 को हम क्या लिखते हैं, 2/5 को हम 0.4 लिखेंगे। तो देखो एकदम से वैल्यू आ गई 0.4, अच्छा खासा चेंज देखने को मिला। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये डाउनवर्ड नहीं है, ये है अप द प्लेन। इसकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो अप द प्लेन है, प्लेन के साथ साथ ये ऊपर को इस एक्सेलरेशन से जा रहा है। इस केस में डाउन द प्लेन थी, ये जो एक्सेलरेशन थी ये थी डाउन द प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन के साथ नीचे को थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रॉब्लम नंबर 6। तो देखो इसमें क्या है कि ब्लॉक को हम पुल तो कर रहे हैं लेकिन पैरेलल टू द प्लेन नहीं, एट सम एंगल विद इंक्लाइंड प्लेन। ब्लॉक इज पुल्ड अप एट एन एंगल विद इंक्लाइंड प्लेन।
तो 53 डिग्री एंगल ये है विद इंक्लाइन प्लेन। तो अब हमें देखना है कि एक्सेलरेशन क्या होगी ब्लॉक की। तो सबसे पहला काम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस केस में क्या है, ये है हमारा वेट mg। तो mg के दो कंपोनेंट कर देंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा, तो दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये तो हो गया mg साइन थीटा। तो यहाँ पे ले लेते हैं mg साइन 37, क्योंकि थीटा की वैल्यू 37 है इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये है अपना mg cos थीटा। तो इसको भी दिखा देते हैं, ये है mg cos 37। ये जो हमने फोर्स लगा रखी है इसके भी दो कंपोनेंट कर देते हैं। तो इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक पैरेलल टू द प्लेन। तो इसके भी क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो एक कंपोनेंट आ जाएगा F यानी कि 40 cos 53 और दूसरा हो जाएगा 40 sin 53। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा 40 sin 53, sin 53 होता है 4/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 32, 8 पे कटेगा और ये 32 न्यूटन। और ये है 40 cos 53 होता है 3/5, और ये आ जाएगा 40 cos 53 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 24 न्यूटन। इसका मतलब यहाँ पे दो फोर्सेस और दिखानी पड़ेंगी, एक फोर्स ये वाली और एक फोर्स इधर को। तो इन फोर्सेस की जो वैल्यू है वो अब हम लिख देते हैं, ये आया 32 और ये आया 24। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 24 और ये लिखेंगे 32। ये तो हो गया फोर्सेस के कंपोनेंट, वेट का भी कर दिया और उसका भी कर दिया। उसके बाद आती है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन तो आएगी आएगी, ये तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन शो करनी होगी। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन। और इसके बाद अब हमें ये देखना होगा कि ब्लॉक स्लाइड किस डायरेक्शन में करेगा, ऊपर को या नीचे को। ठीक है, तो ये जो mg साइन ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आई, मास है 5 और g है 10। तो इसका मतलब ये आया साइन 37 होता है 3/5, तो ये आ गया अपने पास 30 और ये वैल्यू आ जाएगी, m 5 है, g 10 है और cos 37 ये होता है 4/5। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। तो 30 न्यूटन ये डाउन द प्लेन फोर्स है और 24 इसको ऊपर खींचने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये नॉर्मल रिएक्शन देख लो। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 32 ये वाला कंपोनेंट फोर्स का जो आया था और ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन, ये वाली नॉर्मल रिएक्शन, ये मिलके इस 40 को बैलेंस करेंगी। इसका मतलब हमारी नॉर्मल रिएक्शन आ गई है 40 - 32, तो ये आ गया 8 न्यूटन आ गया ये।
तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रिक्शन इसी से निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये समझ गए कि ये जो 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन जो है ये इस 24 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ब्लॉक जो है वो नीचे को आएगा। ये जो हमारा 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन इज ग्रेटर देन दिस 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक जो है वो नीचे को आएगा। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, डाउन द प्लेन, ऐसे नीचे को। ये है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन जो है वो नीचे को है, इसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट करेगा। तो लिख देते हैं, अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो इधर आ जाएगी उल्टा। फ्रिक्शन फोर्स तो हमें वही लगानी पड़ेगी। ये है हमारी फ्रिक्शन फोर्स। तो दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी निकाल लो। फ्रिक्शन फोर्स होती है म्यू एन। तो नॉर्मल रिएक्शन तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। म्यू की वैल्यू चेक कर लो, 0.2 ही होगी क्योंकि सेम कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पे वही प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू है 0.2, क्योंकि इससे पहले हम ये यूज़ करते आ रहे हैं, तो उसी चीज़ को ही हम यहाँ पे 0.2 को यूज़ कर लेते हैं। तो ये आ गया फ्रिक्शन फोर्स 0.2। और नॉर्मल अभी हमने कैलकुलेट करी, नॉर्मल रिएक्शन आई 8 न्यूटन। इसका मतलब ये आ गया 1.6 न्यूटन। दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या है, ये 30 न्यूटन नीचे को लेके आएगा और ये 24 न्यूटन अपोज करेगा। और फ्रिक्शन का तो काम अपोज करना है ही, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का तो काम ही अपोज करना है। तो ये भी अपवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया 4.4 न्यूटन। एफ नेट होती है एम ए और मास है 5। तो जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.4 डिवाइडेड बाय 5। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4.4 है। तो 0 8 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक्सेलरेशन आ गई 0.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई हमारे पास 1.6 न्यूटन। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने इंक्लाइंड प्लेन और ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक की जो प्रॉब्लम थी वो आपके सामने सॉल्व की। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करना है और ब्लॉक की एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि डाउन द प्लेन नेट फोर्स कितनी है और अप द प्लेन कितनी है। अगर डाउन द प्लेन फोर्स ज़्यादा है तो ब्लॉक नीचे को आएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा। अगर अप द प्लेन नेट फोर्स ज़्यादा है तो इसका मतलब है ब्लॉक ऊपर को जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे को लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये थी। बाकी वेट को कैसे रिजॉल्व करना है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपने देखा। तो हमने एक एक प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व कर दी। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और आपने देखा कि जो फंडामेंटल है वो सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, किसी फॉर्मूले को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो ब्लॉक की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करी और इसमें हमने इंक्लाइंड प्लेन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी। ऐसे ही धीरे धीरे हम लेवल अप करते जाएंगे। तो लॉज ऑफ मोशन की ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी। पहले हमने लॉज ऑफ मोशन की जो प्रॉब्लम थी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्कस करी थी। अब हमने इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम भी डिस्कस कर दी। इसके बाद
धीरे धीरे प्रॉब्लम को और एडवांस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, सिंगल ब्लॉक से मल्टीपल ब्लॉक की तरफ बढ़ेंगे। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहो। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए बता दूं कि जो क्लासेस हैं वो जूम ऐप पे ली जाती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। स्मॉल बैच के अंदर कंप्लीट कोर्स डिस्कस किया जाएगा, क्लास 11, क्लास 12, नीट, जेई मेन, जेई एडवांस। तो बेसिक से एडवांस तक सारा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर। जो भी स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो और भी डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए। वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहो, सिखाते रहो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।